फिर पढ़ाया हूँ प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। कल एक टॉपिक इस पे बता दिया था, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। इसमें कल एक हेडिंग बताया था चालक के लिए। किसके लिए? चालक के लिए। प्रतिरोध की ताप पे निर्भरता किसके लिए? चालक के लिए। तो मतलब किसी चालक का प्रतिरोध होगा वो ताप पर किस प्रकार निर्भर करेगा, ये चीज़ बताई गई है। ठीक है ना। अब एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आगे वाला भी अच्छे से दिमाग में घुस सके। कल का अगर दोहराए नहीं होगे घर पे तो दिक्कत होगी। देखो, कोई भी चालक है, चाहे अर्धचालक हो चाहे मिश्र धातु हो, कुछ भी हो, सबके लिए फार्मूला एक ही है, आर बराबर क्या, रो यल अपान ए। और इसमें रो की जगह हम लिखते हैं माइनस यम बटे एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज इंटू यल अपान ए उतार लेते हैं। ठीक है ना। यही फार्मूला है प्रतिरोध का। इसी के बेस पे हमने पता किया था कि जब हम ताप में परिवर्तन करते हैं तो प्रतिरोध किस प्रकार परिवर्तित होता है, पता किया था कि नहीं। तो चलो वही चीज़ फिर से देखेंगे। अगर मैं ताप बढ़ाता हूँ, चालक का ताप क्या करता हूँ, बढ़ाता हूँ, तो क्या होता है। अब कल जितना धीरे धीरे मैं बताया था उतना धीरे आज इसको नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा स्पीड बताऊंगा, जल्दी ख़त्म करूंगा। ताप T बढ़ाने पर क्या होगा, मैं बताया था कि ताप जब बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एनर्जी मिलती है, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाने के बाद अपने वायतम कोश से और ज़्यादा फ्री होने लगते हैं, ज़्यादा निकलने लगते हैं। तो जिसके कारण पहले जो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी वो बढ़ जाती है। क्या हो जाता है, तो ताप बढ़ाने से, ताप को क्या करने से, बढ़ाने से यन का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब यन का मान बढ़ने के कारण आर का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घटेगा कि नहीं, क्योंकि यन जो है वो आर के व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो यन का मान अगर बढ़ रहा है तो आर का मान क्या होगा, घटेगा। और एक चीज़ होगी, ताप के बढ़ाने से टाउ एवरेज में परिवर्तन होगा। यम और ई की वैल्यू फिक्स है, ये तो हम अपने हिसाब से परिवर्तित करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे इन्हीं में से कुछ बदलना चाहिए, तो एक यन बदलता है और एक टाउ एवरेज। टाउ एवरेज को क्या बोलते हैं, औसत श्रांति काल। टाउ एवरेज को क्या बोलते हैं, हाँ, टाउ एवरेज को बोलते हैं औसत श्रांति काल। तो औसत श्रांति काल किसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन चालक में फ्री होकर चलते हैं तो दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय होता है। जब इलेक्ट्रॉन चालक में चलते हैं तो वो धनायन से टकराते हैं ना, प्लस से टकराते हैं। तो दो बार टकराएंगे तो दो बार वो टकराने में जो समय लगा होगा बीच में, उसी को क्या बोलते हैं, श्रांति काल। और कई बार टक्कर होता है बारी बारी से, तो सबका एवरेज निकालते हैं तो कितना आ जाता है, टाउ एवरेज। अब सीधी सी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि जब तापमान बढ़ाएंगे तो श्रांति काल का मान घट जाएगा, क्योंकि ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलने से उनका वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ने से वो और जल्दी टक्कर करेंगे। तो जितना जल्दी टक्कर करेंगे उतना ये कम आएगा। इसके घटने का ये एक कारण हो गया। एक कारण और है, ये भी तो बढ़ रहा है। अगर भीड़ ज़्यादा होगी तब भी तो जल्दी जल्दी टक्कर होगी। तो दो कारण है यहाँ पे इसके घटने के, और ये घट रहा है, इसका मतलब आर क्या होगा, बढ़ेगा। और ये वाला जो कारण है ये ज़्यादा प्रभावी होता है। ये क्या होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है, जिसके कारण हम कहेंगे कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, प्रतिरोध आर बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध आर क्या होता है,
बढ़ जाता है, ठीक है ना, किसके लिए? चालक के लिए। इसी का उल्टा होगा, जब हम ताप घटा देंगे तो ताप घटाने से क्या होगा? यन कम हो जाएगा, कम इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, ताप कम होगा। तो जब कम इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो ये यन का मान घटेगा, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जब यन का मान घटेगा तो आर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। आर क्या होगा? बढ़ेगा। और एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी तो कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी नहीं टकराएंगे, टाइम लगेगा टकराने में ज़्यादा, तो टाउ एवरेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इसके बढ़ने का एक कारण और होगा, पहले जो वेग था इलेक्ट्रॉन के पास, एनर्जी कम होने के कारण अब और धीरे चलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर क्या कर दिया गया? घटा दिया गया। तो धीरे वेग भी कम हो गया और एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कम हो गई, जिसके कारण टाउ एवरेज क्या हो गया? बढ़ गया। और इसके बढ़ने से आर का मान घट गया। तो आर का मान बढ़ भी रहा है तापमान कम करने से और घट भी रहा है, दोनों हो रहा है ना। लेकिन ज़्यादा प्रभावी कब होगा? जिसमें घट रहा है, जिसमें घट रहा है। क्योंकि घटने के दो कारण हैं, बढ़ने के केवल एक ही कारण है। और भीड़ बढ़ने से जो टक्कर होगी वो कम हो सकती है, लेकिन जब वेग बढ़ जाएगा तब तो और जल्दी टकराएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो 500 इलेक्ट्रॉन फ्री थे, मान लो इससे बहुत ज़्यादा होते हैं फ्री, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाए, 500 की जगह 1000 फ्री हो गए। लेकिन ये 1000 भी काफ़ी नहीं है जल्दी जल्दी टक्कर करने के लिए, पहले की अपेक्षा जल्दी टकराएंगे लेकिन, ठीक है ना। लेकिन ये उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन जब वो उनका वेग बढ़ेगा तब वो बहुत तेज टकराएंगे और उसके कारण इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो सेम इसी प्रकार से ताप कम करने पे ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा, ये घटेगा। और जैसे इसमें ये ज़्यादा प्रभावी है उसी तरह उसमें भी प्रभावी होगा। तो हम कुल मिला जुला के कह सकते हैं इसी प्रकार मैं कल अच्छे से घटने वाला भी लेके बताया था, ठीक है ना, कल का पढ़े होगे तो पूरा याद होगा। तो इसी प्रकार ताप घटाने पर प्रतिरोध आर क्या होगा? प्रतिरोध आर घट जाता है। ताप घटाने पर प्रतिरोध आर क्या हो जाता है? घट जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो अर्धचालक के साथ क्या होता है। अच्छा, चालक जो होते हैं इनके लिए हम क्या ले सकते हैं? लोहा ले सकते हैं, एल्युमिनियम ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं कि नहीं? और भी बहुत सारे होते हैं। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अर्धचालक के लिए। किसके लिए? अर्धचालक के लिए। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक हमको पूरा अच्छे से पढ़ना है। फिजिक्स सेकंड पेपर में लास्ट चैप्टर में मिलेगा अर्धचालक, ठीक है ना। लास्ट चैप्टर से एक चैप्टर पहले ही मिलेगा। लास्ट में हमको वो पढ़ना रहता है ऊर्जा बैंड वन, उससे पहले मिलेगा, ठीक है ना। और ऊर्जा बैंड 2 दिन का क्लास होता है, एक दिन समझाने में लगता है, एक दिन लिखवाने में लगता है बस। तो अर्धचालक के लिए हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो चीज़ें अर्धचालक में आती हैं, ठीक है ना। ये किस प्रकार अर्धचालक की तरह काम करते हैं, क्या इसमें होता है, मैं वही बताऊंगा। यहाँ मैं ज़्यादा समझा नहीं पाऊंगा, नहीं तो पूरा अर्धचालक पढ़ो तब ये समझ में आए, ठीक है ना। हमको बस यहाँ मतलब किससे है कि अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो जो अर्धचालक होते हैं इसमें एक टाइम धारा बहती है, एक टाइम नहीं बहती है, इसीलिए अर्धचालक नाम दिया गया। एक कंडीशन होगी जिसमें धारा बहेगी, एक कंडीशन होगी बैटरी जोड़ोगे धारा नहीं बहेगी। दो टाइप की इसमें घटनाएं घटती हैं, इसीलिए इनको अर्धचालक बोला जाता है। आधा काम कर रहा है। चालक में क्या है, कहीं जोड़ दो धारा बहेगी, लेकिन इसमें क्या है, एक तरीके से जोड़ोगे तो धारा बहेगी, दूसरे तरीके से जोड़ोगे तो नहीं बहेगी। इसमें बायासिंग होती है, अभिनति होती है। एक फॉरवर्ड बायास होता है, एक रिवर्स बायास होता है। तो उन दोनों में से एक कंडीशन में धारा बहती है, एक कंडीशन में नहीं बहती है, ठीक है ना। उसका कारण भी होता है, डायरेक्ट नहीं कि बस रट लेना है कि धारा बहेगी इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्यों बहती है उसका कारण होता है, ठीक है। बाकी अर्धचालक से क्या तुमको समझ में आना चाहिए, नाम से नहीं पता चल रहा कि आधा काम करेगा चालक का, करेगा कि नहीं? चालक में हमेशा धारा बहती है। इसमें जैसे चालक को दो तरीके से जोड़ सकते हो, एक बार सीधे एक बार उल्टे।
उसी तरह इसमें भी एक बार सीधे एक बार उल्टे जोड़ोगे तो एक दाइन धारा बहेगी, एक दाइन नहीं बहेगी, बस यही है। ठीक है ना। तो अर्धचालक के साथ क्या होता है, जब हम ताप बढ़ाते हैं तो जब ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक के साथ क्या होगा, ताप T को क्या करना है, बढ़ाना है। ताप T को क्या करना है, बढ़ाना है। तुम लोग कहाँ इधर उधर हो रहे हो, वो सब बैठेंगे ना। अब देखो जब ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वही चीज फिर होगा, n का मान बढ़ेगा और r का मान घटेगा, n का मान बढ़ेगा और r का मान घटेगा। यहाँ भी n का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और r का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना। और ताप बढ़ाने पर फिर वही होगा, टाउ एवरेज का मान घटेगा और n का मान r का मान बढ़ेगा। तो कुल मिला जुला के होना तो वही है, लेकिन इसमें प्रभाव चेंज हो जाता है। उसमें कौन ज़्यादा प्रभावी था, इसमें उल्टा हो जाता है, ये n ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। ठीक है ना। अब मैं ये नहीं बता सकता कि क्यों ज़्यादा प्रभावी होता है अभी के लिए, ये एक डाउट के तरह गोलिया के रख लो, वहाँ मिलेगा। ठीक है ना। अच्छे तरीके से, इतना अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा ना कि फिर यहाँ सोचना ही नहीं पड़ेगा तुमको। बाकी जैसे इसमें ये ज़्यादा, इसका मैं 2 कारण दे दिया था, कोई देता भी नहीं है 2 कारण। जैसे तुमको लग रहा है ना कि इसका एक ही कारण है बढ़ने का, इसके घटने के 2 कारण है, इसीलिए इसका ज़्यादा प्रभाव हो रहा है। यही लग रहा है, यही लग रहा है। अब इसमें 2 कारण नहीं भी होंगे तब भी ये ज़्यादा प्रभावी होगा। जैसे ताप बढ़ाने पे बहुत ज़्यादा फ्री हो जा रहे होंगे, जैसे जब अर्धचालक होते हैं उनको हम जब फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गति करने लगते हैं। उसमें 2 डब्बे होते हैं, संधि होती है, जोड़ा उड़ा जाता है। ठीक है ना। तो जब गति करते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब फ्री होते हैं ना, तो वो गति करने से उनके धारा वारा बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो धारा बढ़ी मतलब आर का मान घटा। ठीक है। चलो इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, इतना दिमाग में बैठा लो, इसमें कौन प्रभावी रहेगा, यन। और यन के ज़्यादा प्रभावी होने से कुल मिला जुला के प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पीछे तो पढ़ाया था ये चीज़, पीछे एक बार और पढ़ाया था ना, यही बताया था ना। कौन ज़्यादा प्रभावी होता है, यन। ये जो है ये ज़्यादा प्रभावी है। तो जब ये ज़्यादा प्रभावी है तो हम कह सकते हैं अतः ताप बढ़ाने पर R का मान क्या हो जाएगा, R का मान घट जाता है। ताप बढ़ाने पर R का मान क्या हो जाता है, और इसी प्रकार ताप घटाने पर R का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अब क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अब प्रभाव इसका ज़्यादा है, तो जब ये कम हुआ तो R का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार ताप घटाने पर R का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ताप घटाने पर R का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना। आई बात समझ में। ये सब आनी चाहिए चीज़ें, ताकि आगे पढ़ो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ताप बदल के क्वेश्चन दे दे कि ताप इतना से इतना हो गया, बताओ प्रतिरोध कितना होगा, तो दिक्कत होती है। ठीक है ना, अगर ये सब नहीं पता रहेगा। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि लगभग जितने लोग ये चैप्टर पढ़े रहते हैं ना पहले, तो उनको नहीं पता होता है कैसे निर्भर करता है। फार्मूला पता होगा, R बराबर रो एल अपाने माइनस एम बटे यानी ई स्क्वायर टाउ एवरेज एल बटे कुल लिखा होगा, कुल याद होगा। लेकिन एकदम नॉर्मल क्वेश्चन दोगे, कुल मान दिया रहे, फार्मूले पर रखें, गुणा भाग करें, आंसर आ जाए तो वही लगा पाएंगे। तन को उल्टा सीधा किया क्वेश्चन नहीं लगेगा। जब पता नहीं है किस प्रकार निर्भर कर रहा है तो क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे।
देखो तीसरी पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है, फिर आज बहुत बढ़िया चीज़ बताऊंगा। अब हम लोग थोड़े टाइम में ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जैसे पहले कम पढ़ाता था, अब ज़्यादा पढ़ाऊंगा। हो सकता है एक बार मिटा के और पढ़ा दूँ, क्योंकि संडे है, ठीक है ना। हाँ, अरे तो क्या हुआ, मैं अथवा आधा घंटा पढ़ा दूंगा। चलो देखो, तीसरी पॉइंट हम किसके लिए लेंगे, मिश्र धातु। कौन सी धातु के लिए, ये मिश्र धातुएं जो होती हैं इनको इंसानों ने बनाया है, ठीक है ना। जैसे नाइक्रोम हो गया, शायद हाँ नाइक्रोम होता है मिश्र धातु। और ये हाँ क्या बोल रहे हो, रोल गोल, ये क्या होता है। अच्छा, और भी मुझे 3-4 नाम पता थे, याद नहीं आ रहा है। लिखे होंगे, कॉपी में देख लो, मैं पीछे पढ़ाया था तो लिखवाया होऊंगा जरूर। एक नाइक्रोम तो याद है, एक इसमें हमको ज़्यादा कुछ समझना नहीं है जितना उसमें समझना था, इसमें बहुत नॉर्मली समझ में आएगा। जो मिश्र धातु है ये जानते हो क्यों बनाई गई, सुन लो थोड़ा सा, अभी वो खोज के बताएगा कौन सी होती हैं, मुझे याद था, नाम नहीं याद आ रहा है। सुनो, मिश्र धातुएं क्यों बनाई गई। जैसे मान लो तुम कोई फिजिक्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल कर रहे हो लैब में, ठीक है ना, तो टेम्परेचर हमेशा एक जैसा तो नहीं होता है, टेम्परेचर परिवर्तित होता रहता है, 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस, होता है कि नहीं। पता चला पढ़ते पढ़ते सिलेबस तुम्हारा ठंडे में शुरू हुआ तो ठंडे में टेम्परेचर कम है, और किसी का सिलेबस गर्मी में शुरू हुआ तो वहाँ ज़्यादा है, तो जब वो प्रैक्टिकल करेगा तो रिजल्ट अलग अलग आएगा ना, आएगा कि नहीं। तो इसमें दिक्कत हो रही थी, तो उसी को सुधारने के लिए मिश्र धातुएं बनाई गई। ये धातुएं इस प्रकार की धातुएं होती हैं कि जब ताप बढ़ाओगे ना तो कोई परिवर्तन नहीं होगा प्रतिरोध में, ठीक है ना। अब इसका कारण क्या हो सकता है, तुम लोग अपने से अंदाजा लगाओ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, टी लिखना भूल रहा था ना, इसलिए चिन्ह वारण किया गया। ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है, प्रतिरोध में, प्रतिरोध आर में परिवर्तन नहीं होता। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध आर में परिवर्तन नहीं होता है। अब क्या हो सकता है सोचो, देखो यहाँ 2 बार मैं दिखा चुका हूँ तुम लोगों को, ताप बढ़ा रहे हैं, एक बढ़ रहा है दूसरा का घट जा रहा है, एक इसमें से ज़्यादा प्रभावी हो जा रहा है, तो जो उसी के कारण हो रहा है वही रिजल्ट मिल जा रहा है ना। ज़्यादा प्रभावी ये वाला था, इसमें आर बढ़ रहा था तो बढ़ जाता है, ज़्यादा प्रभावी ये था, इसमें आर घट रहा है तो घट जाता है। इसमें एक ठे घट रहा होगा एक ठे बढ़ रहा होगा, दोनों का प्रभाव बराबर हो जाता होगा, कुल मिला जुला के घटता बढ़ता ही नहीं है, परिवर्तन ही नहीं होता है। यन के बढ़ने से जितना घटता होगा, टाउ एवरेज के घटने से उतना बढ़ जाता होगा, ठीक है ना। कुल मिला जुला के जो दोनों में परिवर्तन होता होगा वो एक समान रूप से हो जाता होगा, उसके कारण जितना घटता होगा जन के कारण, और उतना बढ़ जाता होगा टाउ एवरेज के कारण, जिसके कारण दोनों बैलेंस कर देते होंगे एक दूसरे को और परिवर्तन नहीं होता। ठीक है ना, बात समझ में आई, समझ गए ना। जैसे ताप का मान बढ़ाए, मैं एंड कर देता हूँ ताकि बाद में भी देखो समझ में आए। ताप का मान बढ़ाए तो यन का मान बढ़ गया, और यन का मान बढ़ने से आर का मान घट गया, और ताप बढ़ाने से टाउ एवरेज क्या हुआ, घट गया, और टाउ एवरेज के घटने से आर का मान बढ़ गया। अब यहाँ पे दोनों प्रभावी हो जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों प्रभावी रहेंगे।
अब जब दोनों प्रभावी हैं, दोनों का प्रभाव क्या होगा, ऐसे लिख देते हैं, दोनों का प्रभाव समान होगा। तो जब दोनों का प्रभाव समान हो रहा है, जितना बढ़ रहा है उतना घट भी जा रहा है, तो कोई परिवर्तन होगा नहीं ना। 5 से बढ़ाए के 10 किए, तबले दूसर का दूसर का बढ़ के 500 उसको क्या कर 10 से वापस क्या कर दिया, 5 कर दिया। जी कुल कुर्सियाँ इधर से उधर कर दोगे, एक कुर्सी निकाल के तुमको बैठना है। अच्छा, सबके लिए निकाल दो, जल्दी से लगाओ। ये समझ में आया तुम लोगों को? ताप बढ़ाने से n का मान जितना बढ़ रहा है उतना ही r क्या हो जा रहा है, हाँ r घट जा रहा है, और टाउ एवरेज के घटने से r बढ़ जा रहा है। जितना ये घट रहा है उतना ये बढ़ रहा है। इसके कारण देखा जा रहा है कि कोई प्रभाव, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है ना? तीनों पे समझ में आया कैसे ताप बढ़ाने से r का मान परिवर्तित होता है। अब देखो, अब आगे क्या पढ़ना है, ये तो हमने प्रैक्टिकली देख लिया कि नहीं। अब इसी को फार्मूले की सहायता से प्रूफ किया गया। किसकी सहायता से? फार्मूले की सहायता से। अब वो फार्मूला भी प्रैक्टिकल के आधार पर ही बनाया गया, ऐसा नहीं है कि फार्मूला अपने आप बन गया। प्रैक्टिकल कर करके देखा गया कि कौन किसके समानुपाती हो रहा है, उसके बेस पे एक फार्मूला निकाला गया। उस फार्मूले के आधार पे चेक किया गया। तो जैसे प्रैक्टिकल के आधार पे हमको जवाब मिले थे, आंसर मिले थे कैसे परिवर्तन हो रहा है, उसी तरह फार्मूले के आधार पे भी मिला था। ठीक है ना? अब देखना कैसे मिल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या दिखाएंगे, सूत्र, फार्मूला, इंग्लिश भी आज लिख देता हूँ। देखो, हम प्रारंभ में क्या लेंगे, प्रारंभ में मान लेते हैं ताप T है, ताप क्या है, T है, और प्रतिरोध क्या है ताप T पर, प्रतिरोध जो है वो कितना है, R है। ठीक है ना? प्रतिरोध कितना है, R है। कुछ टाइम बाद टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ होगा, या तो बढ़ा होगा या तो घटा होगा। घटा होगा तो टेम्परेचर जो परिवर्तन हुआ होगा वो माइनस में आएगा, और बढ़ा होगा तो जो परिवर्तन आएगा वो किस में आएगा, प्लस में। तो T समय बाद, कितने समय बाद, T समय बाद, T समय बाद क्या हुआ होगा, ताप में कुछ परिवर्तन हुआ होगा। कितना हुआ, मान लेते हैं dt, कितना परिवर्तन हुआ, dt परिवर्तन हुआ। अगर घटा होगा तो ये माइनस में dt होगा, और बढ़ा होगा तो प्लस में होगा। तो यहाँ पे हमको नहीं पता तो हमने ऐसे ही दिखा दिया। अब ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में। अब जो भी परिवर्तन होता है उसको जोड़ लेंगे, क्योंकि परिवर्तन कितना हुआ तभी ना पता चलेगा। अब जब ताप मान लो बढ़ गया होगा तो ये भी बढ़ जाएगा, और ताप घट गया होगा तो ये भी क्या हो जाएगा। मतलब ताप में परिवर्तन होने से इसमें परिवर्तन हुआ होगा। ठीक है ना? अगर चालक और अर्धचालक है तो। ठीक है? तो कितना परिवर्तन हुआ होगा, डी आर, कितना परिवर्तन हुआ होगा, डी आर। मान लेते हैं ये आर जो प्रारंभ में प्रतिरोध है वो आर नॉट है। ठीक है ना? ताप टी पर जो प्रतिरोध आर है वो कितना है, आर नॉट है। टी टाइम बाद, कितने टाइम बाद, टी टाइम बाद जो प्रतिरोध है वो हो गया आर टी। कितना हो गया, और ये इनिशियल टेम्परेचर है। ये कौन सा टेम्परेचर है, इनिशियल, प्रारंभ में है ना, प्रारंभिक टेम्परेचर है। इसको हम पूरे को मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर। जब परिवर्तन हुआ ताप में तो फाइनल टेम्परेचर हुआ ना, अंत वाला, फाइनल में जो रिजल्ट आया ताप में परिवर्तन होने हुआ। ठीक है? तो ताप प्रारंभ में टी आई था, इनिशियल मतलब प्रारंभिक ताप, और फाइनल टेम्परेचर ये रहा टी प्लस डी टी। प्रारंभ में जो प्रतिरोध आर था वो आर नॉट था। टी टाइम बाद प्रतिरोध परिवर्तित हो गया, कितना हो गया, आर टी। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वो क्या है, आर टी। ठीक है ना? अब देखो, इसके बाद मैं जो लिखूंगा वो प्रैक्टिकली देखा गया है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना?
ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो डी आर है, कौन, डी आर, ठीक है ना, अतः लिख लेते हैं डी आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है डी टी के। किसके होता है? डी टी के। समीकरण नंबर 1। अब क्यों ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो। जो आर है वो प्रतिरोध में परिवर्तन है। क्यों हुआ? क्योंकि ताप बदल गया, तो एक प्रकार से बढ़ा होगा तो ये भी बढ़ा होगा, घटा होगा तो ये भी घटा होगा, ऐसा कुछ ले रहा है, ठीक है ना। अब देखो एक एक के लिए मैं अगर प्रूफ करने चलूँगा तो बहुत 3 बार प्रूफ करना पड़ेगा, कौन उतना मेहनत करेगा। एक फार्मूले को प्रूफ करेंगे उसी से तीनों आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ निष्कर्ष निकला है प्रैक्टिकली, ये जो समानुपाती होता है डी आर, यहाँ भी डी आर ही है और यहाँ भी डी आर ही है। ये डी आर समानुपाती होता है आर नॉट के भी प्रारंभ में, या केवल आर भी ले सकते हो, प्रारंभ में जो प्रतिरोध था। अब ऐसा क्यों होता है? अगर मान लो 10 ओम का प्रतिरोध है, तापमान बढ़ाने से बड़ा होगा, चालक है तो बड़ा होगा कि नहीं। 10 ओम का प्रतिरोध है तो तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध बड़ा होगा। तो 10 ओम का प्रतिरोध कम है मान लो, तो बढ़ के मान लो 12 ओम हो गया होगा कि नहीं। अब समानुपाती है तो अगर मान लो वही प्रतिरोध 10 ओम के जगह 20 ओम रहा होता तो क्या तब भी 22 होता? तब तो 24 होता ना, होता कि नहीं। जब प्रतिरोध पहले की अपेक्षा दोगुना करोगे तो परिवर्तन भी क्या हो जाएगा? दोगुना। पहले 10 से 12 हुआ, 2 का परिवर्तन हुआ, अब 20 से 24 हो गया, कितने का परिवर्तन हुआ? 4 का। तो अगर प्रारंभ में प्रतिरोध ज़्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद परिवर्तन भी क्या आ रहा है? ज़्यादा। तो इसके बेस पे बोला गया होगा समानुपाती, प्रैक्टिकल करके, डायरेक्ट नहीं, ठीक है ना। अब अगर हम समीकरण 1 और 2 को हल करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये और ये सेम है, उतार लेंगे और प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा लेंगे और इन दोनों का क्या कर लेंगे? गुणा। आर डी टी। अगर डी टी कभी पहले लिख दो गलती से तो काटना मत, अगर पहले लिखना, अगर ऐसे लिखना है डी टी आर तो ये गलत चीज़ है, ऐसे तरीका सही नहीं है। या तो इसको कोष्टक में करके लिखो या तो डी टी को बाद में लिखो, ठीक है ना। इस पर भी नंबर कट सकता है। एक एक पॉइंट ध्यान दे के लिखा करो। वैसे डी के साथ जब कुछ लिखा जाता है ना तो उसको लास्ट में ही लिखा करो, ठीक है ना। या फिर अगर गलती से मान लो हड़बड़ा के पहले ही लिख दिए तो कोष्टक लगा लिया करो, क्योंकि एग्जामिनर का मूड अगर घूम गया, देख लिया कि गड़बड़ लिखे हो तो काट भी सकता है नंबर, ठीक है ना, अगर ध्यान चला गया तो। अब देखो क्या होगा, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगेगा? बराबर। और बराबर के साथ एक नियतांक भी आता है, तो यहाँ पे जो नियतांक आएगा वो है अल्फा। ये और ये में अलग है कि नहीं? अलग तरीके से बना है ना, या इसे घूम गया है, यहाँ नहीं घूमेगा। ये भी दोनों में डिफरेंस होता है। अल्फा कांस्टेंट आर डी टी। अब एक तरफ डी आर है और एक तरफ क्या है? डी टी। तुम लोग पढ़े हो गया अवकल समीकरण, उसमें जब एक तरफ डी वाई हो जाता है एक तरफ डी एक्स हो जाता है तो अवकल समीकरण निकालने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया जाता है, मैथ में है ना। तो यहाँ पे देखो एक तरफ डी आ रहा है एक तरफ क्या है? डी टी। तो हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? समाकलन। दोनों पक्षों में उचित सीमाओं के साथ क्या करने पर? उचित सीमाओं के साथ समाकलन करने पर। उचित सीमाओं के साथ क्या करने पर? समाकलन करने पर। सीमाएं क्या है यहाँ पे? तो देखो पहले इनिशियल टेम्परेचर टी आई था प्रारंभ में, बाद में कितना हो गया? टी एफ। प्रारंभ में प्रतिरोध आर नॉट था, टी टाइम बाद कितना हो गया?
तो यहाँ डी आर के तरफ जब हम समाकलन का चिन्ह लगाएंगे तो इस पर लिमिट आर की लगाएंगे। तो आर हो गया आर नॉट से आर टी, आर नॉट से कितना हो गया आर टी, ठीक है ना, बराबर समाकलन अल्फा आर डी टी, इधर डी के साथ टी आया है तो टी का लिमिट लगाओ टी आई से टी एफ, टी आई से टी एफ, ठीक है ना। टी आई से क्या हो गया, अब क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, मैं इधर लिख देता हूँ। डी आर का समाकलन क्या हो जाएगा, आर लिमिट लग जाएगी कहाँ से कहाँ तक, आर नॉट से आर टी, अल्फा और आर कांस्टेंट है, अल्फा और आर क्या है कांस्टेंट है। अब्बा का मुँह करना था दिना भर नहीं आवाज आई। डी टी का समाकलन क्या हो जाएगा टी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग जाएगी टी आई से टी एफ, ठीक है ना, लिमिट हो जाएगी टी आई से टी एफ। अब क्या होता है रूल, अपर लिमिट रखो फिर माइनस, तो आर के जगह एक बार आर टी रख देंगे और माइनस एक बार बराबर अल्फा आर उतार लेंगे, एक बार क्या रख देंगे टी एफ और एक बार क्या लिख देंगे टी आई, एक बार लिख देंगे टी एफ और एक बार क्या लिख देंगे टी आई। अब इसको उधर भेजेंगे, पहले इनका गुणा कर लो, तो आर टी माइनस क्या हो गया आर नॉट बराबर अल्फा आर टी एफ माइनस, हाँ ऐसे भी लिख लो डेल्टा टी ज़्यादा अच्छा है, डेल्टा टी हो जाएगा ना, परिवर्तन ही तो देखा जा रहा है, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस किया गया, इसको क्या लिख लेते हैं, इससे ज़्यादा समझ में आएगा अगर ऐसे लिखोगे, तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो आर नॉट को उधर भेजो, तो आर टी बराबर ये आर नॉट प्लस में हो जाएगा और प्लस अल्फा आर डेल्टा टी उतार लेंगे ना, ये माइनस में था इधर आके प्लस में हो गया है, उतार लिया, ठीक है। अब यही फार्मूला है, यही क्या है फार्मूला, यही क्या है फार्मूला। अब इस फार्मूले के बेस पे हम उन तीनों पॉइंट को कैसे समझेंगे, तो देखो इसमें एक कांस्टेंट आया है अल्फा, एक कांस्टेंट आया है क्या, ये अल्फा क्या है नियतांक है, ये अल्फा क्या है नियतांक है ना। तो ये अल्फा का मान चालक के लिए, किसके लिए चालक के लिए अल्फा बराबर 0 होता है, चालक के लिए अल्फा बराबर क्या होता है, हाँ चालक के लिए अल्फा बराबर 0 नहीं होता है, अल्फा बराबर पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है ना। चालक के लिए अल्फा क्या होता है पॉजिटिव होता है, चालक के लिए अल्फा क्या होता है पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, ठीक है ना। चालक के लिए अल्फा क्या होता है पॉजिटिव होता है। अर्धचालक के लिए अल्फा क्या होता है नेगेटिव होता है, अर्धचालक के लिए अल्फा क्या होता है नेगेटिव होता है। और मिश्र धातुओं के लिए, किसके लिए मिश्र धातुओं के लिए अल्फा 0 होता है, अल्फा क्या होता है 0 होता है। मिश्र धातुओं के लिए अल्फा क्या होता है, अब थोड़ा सा सोचना, पहले हम लिखते हैं चालक के लिए, किसके लिए पहले प्रतिरोध कितना था आर नॉट था, पहले प्रतिरोध कितना था, टी टाइम बाद आर टी हो गया, टी टाइम बाद क्या हो गया
अब ये आर टी आर नॉट से ज़्यादा है कि कम है? अगर घटा होगा तो कम होगा, बढ़ा होगा तो आर नॉट यहाँ पे क्या है? प्रारंभ वाला प्रतिरोध है। आर टी टी टाइम बाद वाला प्रतिरोध है। ये रहा आर टी बराबर फार्मूला, अभी निकाले ना, मैं बोला ना इसका यूज करना है। तो आर टी बराबर है आर नॉट, इसी के साथ इसकी तुलना भी करनी है कि नहीं? अब अल्फा आर नॉट, अल्फा जो है वो चालक के लिए क्या होता है? पॉजिटिव। अल्फा चालक के लिए क्या होगा? मतलब ये पूरी वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो आर नॉट में कोई धनात्मक वैल्यू जोड़ोगे तो आर नॉट से ज़्यादा ही आएगा कि नहीं? तो अगर ये धनात्मक है और इसमें जोड़ रहे हैं तो आर नॉट से कुछ न कुछ ज़्यादा आएगा कुल, तो इसका मतलब आर टी ज़्यादा हो गया आर नॉट से, हुआ कि नहीं? यहाँ पे आर टी क्या है? क्योंकि एक धनात्मक वैल्यू आर नॉट में जुड़ी, तो आर नॉट क्या हो गया? जुड़ने के बाद ज़्यादा हो गया ना। जब इसमें पॉजिटिव वैल्यू जोड़ोगे तो ये कुल मिला जुला के आर नॉट से बढ़ जाएगा, जो किसके बराबर होगा? तो आर टी बढ़ गया ना। और देखो चालक के लिए लिखा गया है, ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध क्या हो जाता है? और यहाँ पे बढ़ा कि नहीं? बढ़ा ना। चलो अर्धचालक के लिए क्या होगा? अर्धचालक के लिए आर नॉट और आर टी में ही तुलना करना है, क्योंकि प्रतिरोध की निर्भरता पड़ रहे हैं। ये स्मॉल टी है, गलती से कैपिटल टी लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब सोचो क्या होगा? अर्धचालक के लिए तो निगेटिव है, जैसे यहाँ माइनस में वैल्यू रखोगे ये पूरा माइनस हो जाएगा, और आर नॉट में से कुछ घटाओगे तो आर नॉट से कम आएगा। मतलब ये जो आर टी है वो आर नॉट से क्या हो गया? आर टी आर नॉट से क्या हो गया? हुआ कि नहीं? और मिश्र धातुओं के लिए मिश्र धातु के लिए क्या हो जाएगा? आर नॉट और आर टी। देखो ये 0 होता है, मिश्र धातुओं के लिए क्या होता है? तो जैसे 0 रखे पूरा मान, तो दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो जैसे उसमें पता चला था वैसे फार्मूले से ही भी पता चल गया। दो तरीके से पता चल गया कि प्रतिरोध ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। अब इसको ऐसे ही लिख के अच्छे से तैयार कर लो। और एक बात बताऊं, अगर ये चीज़ तुम लोगों को पूरी समझ में आई है ना, तो केमिस्ट्री में अभिक्रिया पढ़ाई जाती है, शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उसका फार्मूला इसी तरीके से प्रूफ करवाया जाता है। सेम यही तरीका रहेगा, बस उसमें क्या होता है, इधर 1/, करके आ जाता है तो लॉग आ जाता है। 1/x का लॉग x होता है ना समाकलन, बस यही थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी रूल यही रहेगा। तो वहाँ भी तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मदद होगी केमिस्ट्री में। इतना नोट करो, फिर आगे पढ़ाएंगे आज।